बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसको समझने के लिए ये आपके सामने ही एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है वो एल के बराबर है। मिसाल के तौर पर कॉपर वायर है जिसकी लेंथ जो है वो एल के बराबर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ए के इक्वल है। अब हमने ये देखना है कि इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो नंबर एक देखें, अगर इस कंडक्टर की लेंथ हम इंक्रीज करते जाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बढ़ती जाती है। तो मैथमेटिक्स की ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी कंडक्टर की उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और दूसरी बात जिसके ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा और रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी कि आर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे भी देखिए कि अगर एक बारीक पाइप है जिसका डायमीटर कम है तो जाहिर है उसमें से पानी कम गुजरेगा। क्या मतलब हुआ कि उसकी वाटर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम डायमीटर जो है पाइप का इंक्रीज़ करते जाते हैं तो पानी की मकदार जो उसमें से फ्लो होती है वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम होगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट है वो नंबर एक लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा कोलाइजन्स होंगी इलेक्ट्रॉन्स की, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो उसकी ज़्यादा होगी। और इसी तरह अगर एरिया ज़्यादा होता जाएगा तो स्पेस ज़्यादा मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो जिसका नतीजा निकलेगा कि रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी। तो बहरहाल कहना ये चाहता था कि एक तो रेजिस्टेंस एक फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करती है वह है लेंथ, और दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम होती है, या इसका रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A, या हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अब यहाँ से ये रो क्या है, ये रो जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। यानी कि रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो ये किसके इक्वल होगी, इस इक्वेशन में से निकालें तो ये R इज रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल ए हो जाएगा। ए उधर चला जाएगा, एल से डिवाइड कर दे, तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाई लेंथ आर ए ओवर एल के इक्वल होगी। अब इसको फाइंड आउट किस तरह किया जा सकता है, तो मैथमेटिकली हम ये कहते हैं, ये देखिए कि अगर आपके पास एक किसी भी मटेरियल का एक क्यूब है, अब इस क्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसी भी एंड का वो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। क्यूब का मतलब समझते होंगे कि ऐसा 3 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम होती है, और अगर उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो 1 मीटर है तो वो क्यूबिक मीटर कहलाता है। तो ये भी हमने एक्चुअली एक क्यूबिक मीटर ले लिया है, मीन ये एक मटेरियल लिया जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट 1 मीटर के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका हर एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर होगा, और 2 एंड फेसेस के दरमियान जो लेंथ होगी वो मीटर के बराबर होगी। अब ये स्पेशल केस जो है इसमें इंसर्ट करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ए जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ जो है वो 1 मीटर है। अब इसकी जगह भी 1 पुट कर दें, इसकी जगह भी 1 पुट कर दें, तो इसका मतलब रो जो है वो आर के इक्वल होगी। यानी कि रेजिस्टिविटी बेसिकली ये 2 एंड फेसेस के दरमियान, एक क्यूबिक मीटर के 2 एंड फेसेस के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाएगी। यानी कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 अपोजिट एंड ऑफ अ क्यूबिक मीटर ऑफ द मटेरियल। कोई भी मटेरियल आप लेते हैं उसका एक क्यूबिक मीटर ले लेते हैं,
तो ये दो एंड फेसेस के दरमियान जो है इसकी रेजिस्टेंस होगी वही एक्चुअली इसकी रेजिस्टिविटी होगी। देखिए ए जो है मीटर स्क्वायर है, एल जो है वो मीटर है, इसका मतलब ए की जगह भी 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दें, एल की जगह भी 1 पुट कर दें, तो रो जो है वो आर के इक्वल हो जाएगी। यानी कि रो बेसिकली रेजिस्टेंस है। किस सिचुएशन में कि अगर हम ए का क्यूबिक मीटर लेते हैं किसी भी कंडक्टर का, तो उसके दो एंड फेसेस के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाएगी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान में रखना कि रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और रेजिस्टेंस जो है वो पर्टिकुलर वायर की या कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर है, अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो आधी रह जाएगी, लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी कॉपर है ये भी कॉपर है। तो कहना ये चाहता था कि रेजिस्टिविटी जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट या पर्टिकुलर हमारे पास जो सब्सटेंस है या कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो पर्टिकुलर जो हमारी वायर है या कंडक्टर है उसकी प्रॉपर्टी है। मैंने जिस तरह पहले बताया कि अगर ये एक कॉपर वायर है तो इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल आर के बराबर है। हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो एक हिस्से की रेजिस्टेंस जो है 1/2 आर के इक्वल हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस चेंज हो गई है लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी और टोटल वायर की रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारी की सारी कॉपर की ही बनी हुई है। अगली बात इसमें ये देखें कि ऐसे यूनिट जो होंगे रेजिस्टिविटी के वो क्या होंगे। ये देखें हमने कहा कि रेजिस्टिविटी जो है RA/L है। आर के यूनिट ओम, एरिया जो है मीटर स्क्वायर और लेंथ के यूनिट मीटर, तो मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी के जो यूनिट होते हैं वो ओम मीटर होते हैं, ओम मीटर। तो अब एक और टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिसिटी में जिसको हम नाम देते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है बेसिकली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, यानी कि वायर की रेजिस्टेंस है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो उसकी कंडक्टेंस कहलाएगी। मिसाल के तौर पर रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है तो कंडक्टेंस क्या होगी 1/10 पर, और यानी कि ओम इनवर्स। ये अभी हम देखते हैं कि इसके यूनिट किस तरह निकालते हैं। तो कंडक्टेंस जो है वो बेसिकली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब ऐसे यूनिट जो होंगे कंडक्टेंस के वो क्या होंगे, ये देखें ये आर के मीन रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम, तो ये 1/ओम आ गया। 1/ओम को क्या कह सकते हैं ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स भी इसके यूनिट होंगे या इसको कह देते हैं मोहो। अब यहाँ देखें टेक्निक इस्तेमाल की हुई है, ओम का मोहो बना दिया, उल्टा कर दिया, या सेमन कहते हैं। ये सेमन भी ट्रांसफर्टिस का यानी ये वही है ना सेमन ओम, तो ये ओम सेमन भी कहते हैं, मोहो भी कहते हैं, ओम इनवर्स भी इसके यूनिट हैं, ऐसे यूनिट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है तो उसकी कंडक्टेंस होगी 10 पर ओम, 10 पर ओम, यानी कि सॉरी 1/10 होगी ना, सॉरी मैंने गलत कह दिया कि इसकी रेजिस्टेंस अगर 10 के बराबर है तो ये कंडक्टेंस होगी 0.1 पर ओम, यानी कि ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। मिसाल के तौर पर ये देखें आर आपके पास है 10 ओम, तो इसकी के किसके बराबर होगी 1/10 10 ओम इनवर्स, तो ये 0.1 ओम इनवर्स आएगा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस कंडक्टेंस कहलाती है। अब अगली बात कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो कंडक्टिविटी कहलाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंडक्टिविटी को किन यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है। तो जिस तरह हमने कहा कि 1/रो है, रो के यूनिट होते हैं यानी कि रेजिस्टिविटी के यूनिट होते हैं ओम मीटर, तो इसका ऐसे यूनिट क्या होंगे ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या इसको क्या कह सकते हैं ओम इनवर्स को तो मोहो कहेंगे
तो मोहो पर मीटर भी कह सकते हैं और सीमेन पर मीटर भी कहा जा सकता है। तो ये तीनों ही यूनिट जो है इसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से शो करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से शो करते हैं। अब अगली बात यह है कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये पहले तो हम अजमालन बताते आए हैं, अब ज़रा तफसील से देख लेते हैं। देखिए कि जो हमारे मटेरियल होते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ चूँकि हम कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री होते हैं, यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं पूरे कंडक्टर के अंदर, लेकिन उनकी जो मोशन होती है वो रैंडम होती है। समझने के लिए ऐसे देख लें कि एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस हमने फिल की हुई है, तो गैस के मालिक्यूल जिस तरह फ्रीली मूव करते हैं सिलेंडर के अंदर, इसी तरह ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करते हैं 3 डायमेंशन में कंडक्टर के अंदर। लेकिन होता क्या है कि ये जो हमारे एटम होते हैं, जिसको लेटेस्ट पॉइंट हम कहते हैं, जिसको आयंस भी कह सकते हैं, तो ये वाइब्रेट करते हैं। इनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, इनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जो है कम होता जाता है। तो डेफिनेटली जब इसका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड कम होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। वजह क्या होगी कि उनकी जो कोलिजन है किनके साथ, एटमों के साथ, उनकी कोलिजन की तादाद कम होगी, कम तादाद में टकराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ कंडक्टर के अंदर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में की तरफ मूव कर सकते हैं, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर सकते हैं इजीली, कब, जब टेम्परेचर जो है कंडक्टर का कम होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो जो एटम होते हैं कंडक्टर के वो लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ता जाता है। जब वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो एक बिगर टारगेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हिट करने के लिए। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन होती है एटमों के साथ वो बढ़ जाती है। तो कोलिजन बढ़ने की वजह से ज़ाहिर है हर कोलिजन में इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो उसने हासिल की है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो लॉस कर देता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि उनकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, इनके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ अब उस तेज़ी के साथ वो मूव नहीं कर सकते जिस तेज़ी के साथ उस वक्त वो मूव कर रहे थे जब कंडक्टर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम था। इसका मतलब ये हुआ कि अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की वो बढ़ गई है। इसको समझने के लिए देखें कि बाज़ार है, उसमें आदमी जो हैं अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, यानी कि स्टेशनरी हैं। तो आप साइकिल पे जा रहे हैं तो आराम से उसके अंदर से, मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे जा रहे हैं तो उनके अंदर से आराम से गुजर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस आदमी ने हिलना नहीं है। लेकिन अगर वही आदमी जो हैं, सारे के सारे बंदे जो हैं, वो कभी कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, रैंडमली मूव करना शुरू कर दें, तादाद उतनी ही है लेकिन उन्होंने रैंडमली मूव करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली अब आपको उसमें उनमें से गुजरना जो है कंपैरेटिवली इजी होगा। आपके कोलिजन के चांसेस, टकराव के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको अपोजिशन का अब ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जो कोलिजन की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, यानी कि तादाद जो कोलिजन की एटमों के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो बढ़ जाती है पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको अब ऑपोजिशन का सामना या रेजिस्टेंस का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए जब कंडक्टर जो है उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। ये हमारे पास कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो आर नॉट के बराबर है जब इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब मैंने शो किया कि इसका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जो है वो कंपैरेटिवली कम है, कम एम्पलीट्यूड के साथ ये वाइब्रेट करें तो इलेक्ट्रॉन जो है इनके अंदर से आसानी से गुजर सकते हैं।
लेकिन जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो RT हो गई है, यानी कि T डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस जो है वो RT हो गई है। तो इसका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया। ये वैसे तो 3 डायमेंशन में ही इंक्रीज होगा, लेकिन मैंने शो ये वर्टिकल डायरेक्शन में किया है। तो डेफिनेटली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे अब उनको डिफिकल्टी का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, मीन उनकी कोलिजन के चांसेस जो हैं एटमों के साथ वो बढ़ गए हैं। तो अब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई है, वो RT के इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रेजिस्टेंस है उसमें जो चेंज आई है उसको डेल्टा R से शो करें। तो डेल्टा R किसके इक्वल होगा? RT माइनस R0, RT माइनस R0। और ये डेल्टा R मीन जो रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट हुई है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। नंबर 1, इसकी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस थी, अगर वो ज़्यादा होगी तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अगर इनिशियली रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी तो चेंज इन रेजिस्टेंस भी कम होगी। यानी कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी चेंज जो है रेजिस्टेंस में वो भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि डेल्टा R जो है वो प्रोपोर्शनल है R0 के। और अगली बात क्या है कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, और ये भी अप टू सम एक्सटेंट है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकते, तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा R जो है वो डेल्टा T के प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक खास रेंज तक कह सकते हैं कि डेल्टा R जो है वो प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के, जिनकी चेंज इन टेम्परेचर के ये चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या हम कह सकते हैं कि डेल्टा R इज प्रोपोर्शनल टू R0 डेल्टा T, यानी कि दोनों को इकट्ठा करके हम इस तरह लिख सकते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो R0 और डेल्टा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये देखें, डेल्टा R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू R0 डेल्टा T। तो ये अल्फा है, अल्फा जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये कहता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये अल्फा, अब अल्फा यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अल्फा किसके इक्वल होगा? ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा R और R0 डेल्टा T। डेल्टा R की जगह क्या लिख सकते हैं? RT माइनस R0, RT माइनस R0 ओवर R0 डेल्टा T आ गया। अब ये अल्फा किस तरह डिफाइन किया जा सकता है? ये देखिए, चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चेंज इन टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर चेंज इन पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो ये डेल्टा R ओवर R0 डेल्टा T ये कहलाता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। तो ये डेल्टा R ओवर R0 डेल्टा T के इक्वल आ जाएगा अल्फा। अब हम ये थर्मल अपना रेजिस्टेंस की बजाय अल्फा की वैल्यू जो है रेजिस्टिविटी के टर्म में निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ये देखिए, RT की जगह O की जगह या R0 की जगह क्या लिख सकते हैं? रो नॉट L ओवर A, यानी कि हमारा कंडक्टर जो हमने ये, चलो यही ले लें, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के बराबर है, इसकी लेंथ जो है वो L के बराबर है। तो इसका टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हम कहते हैं कि एरिया और इसकी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो इंक्रीमेंट हुई है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो R0 इज इक्वल टू रो नॉट L ओवर A, और RT किसके इक्वल हो जाएगा? रो T L ओवर A, यानी कि लेंथ और एरिया में हम कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तकरीबन कांस्टेंट रही है। अब इनकी जगह, यानी कि RT की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, R0 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, तो ये देखें रो T L ओवर A माइनस रो नॉट L ओवर A, और रो नॉट L ओवर A डेल्टा T आ जाएगा। अब इसमें से L ओवर A कॉमन निकाल ले तो बाकी बचेगा रो T माइनस रो नॉट, तो L ओवर A और L ओवर A एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अल्फा आपके पास आ जाएगा रो T माइनस रो नॉट और रो नॉट डेल्टा T। तो रही बात है कि इसके यूनिट क्या होंगे या इसके यूनिट क्या होंगे, तो इसके यूनिट जो हैं वो होंगे सेंटीग्रेड
डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट इसके क्या होंगे, केल्विन इनवर्स। तो इसके एसआई यूनिट जो होंगे, एसआई यूनिट जो होंगे अल्फा के, वो क्या होंगे, यानी कि कोएफिशिएंट, ये कहलाएगा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट जो होंगे वो केल्विन इनवर्स होंगे। अब रही बात ये कि हमारे जो कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा आर जो है वो पॉजिटिव होता है। किसके लिए, फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए डेल्टा आर की वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसका होता है किसका भाई, ये कंडक्टर्स का। लेकिन हमारे जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इसका रेसिप्रोकल होता है। उसकी वजह एक्चुअली ये होती है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में चार्ज कैरियर की तादाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो चार्ज कैरियर की तादाद बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेरेमिनियम है, सिलिकॉन वगैरह जो है, उसमें क्या होता है जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, यानी कि डेल्टा आर जो है उसका साइन नेगेटिव आता है। ये वैल्यू ज़्यादा थी, ये वैल्यू कम थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका साइन जो है डेल्टा आर का वो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा आर जो होता है वो होता है नेगेटिव। किसके लिए, फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए ये डेल्टा आर की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनका जो अल्फा होता है वो भी नेगेटिव होता है। तो ये जो हमारे जो कंडक्टर होते हैं वो पीटीसी होते हैं, पॉजिटिव थर्मल कोएफिशिएंट उनका होता है। और ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने से चूंकि रेजिस्टेंस कम हो जाती है इसलिए वो एनटीसी होते हैं, नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट उनका होता है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी किताब में दी गई है, टेबल दिया गया है जिसमें डिफरेंट जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी दी गई है। तो उसमें ये देखें कि हमारा सिल्वर है और कॉपर है। तो सिल्वर और कॉपर जो है, ये सिल्वर का मतलब सिल्वर ये ना समझें जिसके बर्तन बने हुए होते हैं, सिल्वर मीन चांदी। तो सिल्वर और कॉपर जो होता है उनकी जो रेजिस्टेंस होती है या उनकी जो कंडक्टेंस होती है तकरीबन बराबर होती है, तकरीबन बराबर। यानी कि जो सिल्वर है उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कॉपर के मुकाबले में, लेकिन ज़ाहिर है कीमतों का बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी वायरिंग जो होती है या हम आम तौर पर जब कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं। वजह उसकी ये होती है कि सिल्वर के मुकाबले में कॉपर जो है वो बहुत सस्ता है। तो तीसरे नंबर पे गोल्ड आता है। ज़ाहिर है गोल्ड की वायरिंग जो है वो करना जो है एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। और साथ ही साथ ये देखें कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी कंपैरेटिवली कम होती है, इसलिए हम कॉपर को प्रेफर करते हैं। अच्छा, एक और बात, पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था कि एक कॉपर वायर जो है वो भी एब्सोल्यूटली यानी कि ओहमिक कंडक्टर नहीं होता। तो यहाँ आपकी किताब में जो ग्राफ दिया गया है रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर और टेम्परेचर के दरमियान, तो उसमें भी यही बताया गया है कि ये ग्राफ जो है इसका स्ट्रेट लाइन नहीं आता बल्कि थोड़ा सा डेविएट हो जाता है जब टेम्परेचर जो है ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, इधर रेजिस्टिविटी है इधर टेम्परेचर है। तो याद रखें हमारा जो कॉपर है इवन वो भी एक ख़ास हद तक ओहमिक कंडक्टर बनता है और एब्सोल्यूटली वो भी ओहमिक कंडक्टर नहीं होता। तो बेटे ये मेरी बातें जो हैं ज़रा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश किया करें। तो बारहा कहता हूँ अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए, मेरी बात कोई ना समझ जाए तो आप मुझसे टू बी वेरी फ्रैंक सवाल पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।